हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में हम लोगों ने एनीमिया के बारे में पढ़ा। ये एनीमिया की दिक्कत कैसे होती है, एनीमिया के बारे में हम लोगों ने समझा, उसके डाइट के बारे में समझा और कि बच्चों में कितना कैसे होता है इसका और किस वजह से ये दिक्कतें आती हैं, इससे हीमोग्लोबिन में क्या दिक्कत आती है, क्यों हीमोग्लोबिन नहीं बनता है, मतलब काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने एनीमिया के बारे में देखा था। आज हम लोग क्या देखेंगे आज हम लोग एनीमिया के बारे में ना देख के क्या देखेंगे, क्योंकि वो चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, ओवरवेट और अंडरवेट के बारे में देखेंगे। ये ओवरवेट और अंडरवेट होता क्या है? ओवरवेट का मतलब होता है कि वज़न जो है ज़्यादा यानी अत्यधिक वजन होता है, और अंडरवेट मतलब होता है कि कम वजन। तो हम लोग पहले आज क्या देखेंगे, ओवरवेट के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे? ओवरवेट। ओवरवेट के बारे में देखेंगे ये क्या होता है। देखिए, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही जब पढ़ा हुआ था तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पोषक तत्व के बारे में पढ़ा था। ये कितने होते हैं, हम लोगों ने क्या देखा था कि पोषक तत्व जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। एक हमने देखा था मैक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रो। दूसरा हमने क्या देखा था, माइक्रो। ये मैक्रो क्या होता है, ये जिसकी हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है उसको मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं, और जिसकी हमारे शरीर में कम मात्रा में आवश्यकता होती है उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं। तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? हम लोग स्टार्टिंग से यही तो पढ़ रहे हैं, इसी के बारे में हम लोगों ने पहले क्या था, संतुलित आहार क्या होते हैं उसकी, इन सब की परिभाषा के बारे में स्टार्ट किया था। उसके बाद हम लोगों ने पोषक तत्व के प्रकार के बारे में पढ़े थे। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें कौन कौन से होते हैं? इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन होता है, और कौन से होते हैं? और वसा होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये 3 चीज़ें इसमें आती हैं। और इसमें क्या आता है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट में जिसकी हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं, यानी अति सूक्ष्म पोषक तत्व। तो ये इसमें क्या होते हैं? विटामिन होते हैं, विटामिन, और क्या होता है? मिनरल्स होते हैं। तो ये क्या हो गए कि ये 2 हो गए। एक हो गया कि आप इसको मतलब एक विटामिन हो गया, और दूसरा क्या हो गया, खनिज तत्व। और क्या हो गया? खनिज तत्व। अब हम लोगों ने इसको भी कंप्लीट किया, इसको भी। क्या हम लोगों को विटामिन और खनिज तत्व से हमको एनर्जी मिलती है? नहीं, इससे हमको कितनी 0% कैलोरी मिलती है, इससे हमको कोई एनर्जी नहीं मिलती है। विटामिन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, विटामिन A, B, C, D, E, K, मतलब सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। हम लोगों ने खनिज तत्व के खनिज तत्व के बारे में पढ़ा, कैल्शियम पढ़ा, फास्फोरस पढ़ा, और क्या, पोटेशियम पढ़ा, आयरन पढ़ा, क्लोरीन पढ़ा, मतलब काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने खनिज तत्व में देखा। और इससे हमको क्या, इन तीनों से एनर्जी मिलती है? हाँ, हम लोगों को इन तीनों से ही एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से कितनी मिलती है? 4.2 कैलोरी मिलती है, और प्रोटीन से कितना मिलती है? 1 ग्राम प्रोटीन से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, और वसा से कितनी मिलती है? 9.2। तो इतना हमको इससे कैलोरी प्राप्त होती है, लेकिन हमारे शरीर में इसकी भी मात्रा हमारे शरीर में बहुत ही आवश्यक होती है। अब ये क्या है, ये पोषक तत्व के प्रकार हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या, कुपोषण के बारे में भी पढ़ा है। अब ये कुपोषण के बारे में जब पढ़ा हम लोगों ने देखा, तो इसमें क्या था, एक अतिपोषण था, दूसरा क्या था, अल्प पोषण था। मतलब एक पोषक तत्व की अधिकता से हो रहा था, दूसरा पोषक तत्व की कमियों से हो रहा था। मतलब दोनों चीज़ें होती हैं वो हमारे लिए सही नहीं होती हैं। हमारे शरीर में हमारे हाइट के अनुसार, हमारे उम्र के अनुसार क्या हमारे वज़न का निर्धारण होना चाहिए, हमारा वज़न होना चाहिए हमारे हाइट के अनुसार और हमारे उम्र के अनुसार हमारा वज़न होना चाहिए। तो हम लोगों ने अभी जितनी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे कि
हृदय रोग के बारे में देखा, मधुमेह के बारे में देखा, किडनी के बारे में देखा, मतलब काफ़ी चीज़ें जितने भी हम लोगों ने रोग देखे वो सब रोग में क्या था, क्या सारे रोग किसी पोषक तत्व की कमी से हो रहे थे कि अधिकता से हो रहे थे। हमने जितने भी रोग के बारे में देखा सारे रोग ज़्यादातर किसके पोषक तत्व की अधिकता से हो रहे थे। जो भी हम लोग क्या कर रहे थे, कैलोरी ले रहे थे, जो कैलोरी शरीर में ज़्यादा हो जा रही थी तो क्या हो रहा था, हम लोगों को ओवरवेट हो रहा था। और मोटापा खुद में मतलब एक बीमारियों का मोटापा खुद क्या है, संग्रह है। मोटापा क्या है, खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है जो 1000 बीमारियों को न्योता देता है। तो मोटापा जो है और भारत जो है एक मतलब इन्हीं दोनों बीमारियों का एक अल्प पोषण और दूसरा अति पोषण का दोहरा भार उठा रहा है। पहले क्या था, पहले जो है हमारे देश में क्या होते थे, अल्प पोषण के व्यक्ति ज़्यादा देखने को मिलते थे, कुपोषित थे। यानी सब लोग कुपोषित का मतलब ये समझते थे कि शरीर में क्या है, पोषक तत्वों की कमी है। लेकिन अब क्या हो गया है, अब आप देखेंगे कि मोटापे से ग्रसित बहुत व्यक्ति ऐसे हो गए हैं कि हर घर में आप मोटापा का मतलब हर व्यक्ति शिकार होता जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आज व्यक्ति का खान पान सही नहीं है, आज व्यक्ति का रहन सहन नहीं सही है, व्यक्ति जो है उतनी मेहनत नहीं करना चाहता। कितना पहले क्या था कि 5 बजे मॉर्निंग में देखिए, हम लोगों के घर में, आप पहले देखिए अपने घर में देखिए, हम लोगों के घर में देखिए कि पहले जो हम लोगों के दादा दादी थी ये लोग क्या थे, ये लोग मॉर्निंग में उठ जाया करते थे। अब क्या, अब घरों में आप हर घर में जाइए तो देखिए ज़्यादातर घरों में 7 बजे तक, 8 बजे तक, 9 बजे तक, इवन 10-11 बजे तक सब लोग सो रहे हैं मॉर्निंग में। रात में क्या कर रहे हैं, रात में 12 बजे तक, 1 बजे तक बस लेटे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। मतलब सारी चीज़ें कौन ले रहा है, सारी चीज़ें मोबाइल हाथ में ले रही हैं। बच्चे तक जो है, अब छोटे छोटे बच्चे जो कि एकदम मोटापा पहले इन लोगों में देखने को नहीं मिलता था, अब आप देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो खेलना नहीं पसंद करते हैं। क्या, बस मोबाइल दे दो, मोबाइल दे दो उनको। मोबाइल से जो पेरेंट्स हैं मोबाइल दिखा के उनको खाना खिला रहे हैं, मोबाइल दिखा के कर। स्कूल से बच्चे आ रहे हैं तो बैग रखते ही पहले क्या चाहिए, मोबाइल चाहिए। तो मोबाइल जो है ये खुद एक मतलब ये जान लीजिए मतलब सबको बर्बाद तो कर ही रही है। तो मतलब कि क्या है कि जो बीमारियां हैं वो मोटापे की वजह से हो रही हैं। तो पहले मोटापा को हटाना बहुत ज़रूरी है। और मोटापा जो है ये खुद क्या है, एक बीमारियों का संग्रह है। तो मोटापे के लिए, मोटापा कैसे होता है, क्योंकि जब व्यक्ति अपने आहार को लेता है, ज़्यादा कैलोरी ले रहा है, वो खा रहा है। अब आप देखिए कि फास्ट फूड वगैरह सब इतना खा रहे हैं, मतलब खान पान इतना बिगड़ चुका है जिसकी वजह से वो मोटापा हो जा रहा है। और मतलब खाए जाओ और क्या काम बिल्कुल ना करो, तो ये क्या है, तो ये बीमारी ही तो होगी इससे। अरे भाई, हम जितनी कैलोरी ले रहे हैं उसको हमको निकालना भी तो है, हमको मेहनत करके उसको हटाना भी तो है। कि बस खा के उसको रखे जाएंगे तो शरीर फैलेगा नहीं, शरीर भी तो फैलेगा और 1000 बीमारियां भी होंगी। उस बीमारियों से कौन ग्रसित होगा, हमारा शरीर तकलीफ में जाएगा ना, हमारे शरीर में दिक्कतें आएंगी। तो ये क्या है, मोटापा। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोटापा के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मोटापा जो है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसको कैसे मानेंगे और मोटापे के प्रकार पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसका मापन कैसे होता है इसको देखेंगे। तो मोटापा जो है ये क्या है, भारत जो है इसका दोहरा भार उठा रहा है। तो ये क्या है, अब इसके बारे में देखेंगे। कुपोषण क्या है, ये या तो पोषक तत्व की अधिकता हो सकती है या पोषक तत्व की कमी हो सकती है हमारे शरीर में। तो ये क्या है, एक अतिपोषण है, और दूसरा क्या है, अल्प पोषण है। क्या है, अल्प पोषण है। एक अति पोषण हो गया, दूसरा अल्प पोषण हो गया। इसे क्या बोलेंगे, ओवरवेट बोलेंगे, ओवरवेट। और इसे क्या बोलेंगे, अंडरवेट बोलेंगे। ये ओवरवेट हो गया और ये अंडरवेट हो गया। अब हम लोग पहले ओवरवेट को देखेंगे। ओवरवेट क्या होता है कि जब आवश्यकता के हिसाब से ज़्यादा हम खा ले रहे हैं, जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता है उससे ज़्यादा खा ले रहे हैं, तो ये ओवरवेट कहलाएगा। जब अपने शरीर की आवश्यकता के हिसाब से ज़्यादा खा ले रहे हैं,
ज़्यादा खा ले रहे हैं। जब क्या है, अपने शरीर की आवश्यकता के हिसाब से ज़्यादा खा ले रहे हैं तो ये क्या, या ज़्यादा मिल रहा है तो क्या कहलाता है, अतिपोषण कहलाता है। अतिपोषण कहलाता है। उसके बाद क्या है कि इसमें हम लोगों ने इससे कई बीमारियां देखी, क्या फैटी लीवर हो गया, और क्या हो गया, हृदय रोग हो गया, डायबिटीज़ हो गया, तो और क्या है, काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने इससे संबंधित देखी। अब हम लोग देखते हैं कि मोटापा, इसमें मेन क्या है, मोटापा है। मोटापा क्या है इसके बारे में देखते हैं। मोटापा जो है, मोटापा बीमारियों का क्या होता है, घर होता है, का घर होता है। इससे क्या होती है, इससे कई बीमारियां होती हैं, इसी को क्या बोलते हैं, ओबेसिटी बोलते हैं। इससे कई बीमारियां होती हैं, इसे क्या बोलेंगे, ओबेसिटी बोलते हैं। ओबेसिटी क्या है, कहते हैं। और क्या बोल सकते हैं, और मोटापा को स्थूलता भी बोल सकते हैं, स्थूलता, ठीक है। मोटापा को क्या बोल सकते हैं, ओबेसिटी बोलते हैं और स्थूलता बोलते हैं। मोटापा ऐसी शारीरिक स्थिति को क्या करती है, दिखा रही है। मोटापा ऐसी शारीरिक स्थिति को दर्शाती है, मोटापा ऐसी शारीरिक स्थिति को दर्शाती है, जिसमें क्या है, जिसमें शरीर में क्या हो जाता है, वसा, कार्बोज की मात्रा ज़्यादा लेने के कारण हमारे शरीर में चर्बी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। जिससे क्या होगा, जिससे हमारा वजन ज़्यादा हो जाता है, जिससे हमारा वजन ज़्यादा हो जाता है। तो ये क्या है, मोटापा है। मोटापा क्या है, मोटापा बीमारियों का जो होता है वह घर होता है। इससे कई सारी बीमारियां होती हैं और इसमें जो शरीर में क्या होता है, वसा, कार्बोज की मात्रा ज़्यादा लेने से के कारण हमारे शरीर में चर्बी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। यही क्या है, मोटापा है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि वजन के बारे में देखेंगे। यहाँ पर देखते हैं ये वजन क्या है। इसमें वजन को कितने भाग में बांट सकते हैं, 2। एक क्या होता है, एक वजन में क्या होता है, अधिक भार होता है, अधिक भार, और दूसरा क्या होता है, दूसरा जो होता है मोटापा। मोटापा मतलब अधिक भार का मतलब होता है कि हमारे शरीर का वजन अभी बढ़ रहा है। कितना परसेंट, 20% तक, मात्र 20% तक इसको अगर बढ़ा, हमारे शरीर का जितना वजन, जितना भार होना चाहिए, जितना वेट होना चाहिए, उससे अगर जैसे 15% बढ़ गया, 5% बढ़ गया, 10% बढ़ गया, 20% तक बढ़ा, तो वो क्या कहलाएगा, किसके अंतर्गत आएगा, वो अधिक भार यानी ओवरवेट के अंतर्गत आएगा। ओवरवेट के अंतर्गत आएगा। और मोटापा जो है ये क्या होता है, ये ओबेसिटी होता है, इसको बोलते हैं
ओबेसिटी। तो अगर 20% से ज़्यादा हो गया तो इसमें आ जाएगा, 20% से कम है तो इसमें आएगा। मतलब 20% का मतलब हमारे शरीर का वजन जितना होना चाहिए उससे 5%, 10%, 12%, 15% ये इतना ज़्यादा है, 20% तक ज़्यादा है तो वो कहाँ कहलाएगा, वो किस में आएगा, अधिक भार के अंतर्गत आएगा। ऐसा कोई व्यक्ति, इसमें भी लिखिए, ऐसा कोई व्यक्ति जिसका वेट ज़्यादा हो गया है, उसे ओवरवेट कहते हैं। ओवरवेट कहते हैं। अगर 20% ज़्यादा हुआ है तो ठीक है, वो क्या कहलाएगा, ओवरवेट के अंतर्गत आएगा। तो वह ओवरवेट के अंतर्गत आता है। तो क्या हुआ, वो ओवरवेट के अंतर्गत आता है। इसको क्या बोलते हैं, अधिक भार बोलते हैं। वजन कितने प्रकार के हुए, 2, एक अधिक भार, दूसरा क्या हुआ, मोटापा। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अगर शरीर का वजन, हमारे शरीर के जितना वजन होना चाहिए, जितना वेट हमारा शरीर का होना चाहिए, उतने से अगर 20% जो है वो ज़्यादा हो रहा है तो वो 20% तक है तो वो ओवरवेट के अंतर्गत आएगा। अगर उससे ज़्यादा है तो कहाँ जाएगा, वो मोटापे के अंतर्गत आएगा। आपके भार से कितना, आपके भार से 20 से 80% ज़्यादा हो जाता है। मतलब क्या है कि मतलब जितना होना चाहिए हमारा वजन, उससे मतलब 20% ज़्यादा है, जितना होना चाहिए उससे 20 से 80 ज़्यादा हो जाता है तो ये क्या कहलाएगा, ओबेसिटी कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाया, अधिक भार और मोटापा। इसके बारे में हमने देखा। अब हम देखते हैं कि ये अधिक भार हो गया, ये मोटापा हो गया, 2। अब इसमें और लिखिए, यहाँ पर लिखिए कि ये दोनों इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे शरीर में कैलोरी ज़्यादा हो गई है। दोनों जो है इसलिए होते हैं कि चाहे मोटापा है, चाहे क्या है, ये अधिक भार है। ये दोनों इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे शरीर में कैलोरी की मात्रा ज़्यादा हो गई है। हमने क्या है, बस खाया, और क्या है कि हमने खाया और काम बिल्कुल भी नहीं किया। जो शारीरिक वर्क करना चाहिए, शारीरिक श्रम करना चाहिए, वो हमने बिल्कुल नहीं किया। तो ये क्या है कि कैलोरी इंटेक हमने ज़्यादा कर लिया है, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। ओवरवेट, इसका मतलब होता है कि ओवरवेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अभी जो है मोटापा नहीं आया है, अभी मोटापा नहीं आया है। तो ओवरवेट का मतलब क्या है कि अभी मोटापा नहीं आया है लेकिन वो आने वाला है। अभी से आप सतर्क हो जाइए और क्या है कि अपनी कैलोरी जो है वो कम करिए, और क्या है, शारीरिक श्रम ज़्यादा बढ़ा दीजिए, व्यायाम करिए। आप अपने खान पान में परिवर्तन करिए, अपने रहन सहन में परिवर्तन करिए। ये कौन दर्शाता है, ये सब चीज़ें अधिक भार यानी ओवरवेट दर्शाती है। ठीक है, मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि मोटापा नहीं आया है, बस वजन, और क्या होता है कि वजन बढ़ना शुरू हो रहा है, वजन बढ़ना शुरू हो रहा है। तो ये क्या है, ये मोटापा, ओवरवेट और ओबेसिटी हो गया। अच्छा, हम लोग क्या है, अब वज़न को कैसे नापेंगे कि कितना वेट बढ़ रहा है। तो इसके नापने के लिए कई प्रकार की विधियां हैं।
कई प्रकार के चार्ट भी हैं। इसको नापने के लिए आप कई प्रकार के फार्मूले हैं जिसके आधार पर आप ये निर्धारित करेंगे कि वज़न कितना बढ़ा है, कौन ओवरवेट है, कौन अंडरवेट है। तो ये सब निर्धारित करने के लिए इसके बारे में क्या है हम लोग सुनते आ रहे हैं कि, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, BMI से क्वेश्चन आते हैं। तो BMI क्या होता है? BMI क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। BMI से हम मापते हैं कि कितना वेट बढ़ा हुआ है। तो BMI क्या होता है इसके बारे में देखते हैं कि BMI ये क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स BMI वजन के निर्धारण करने का एक तरीका है। BMI क्या है? ये क्या? BMI वजन के निर्धारण करने का एक तरीका है। और WHO ने क्या किया है कि वजन को देखने के लिए BMI को प्रेफर किया हुआ है। किसको? BMI को। WHO ये बताता है कि BMI क्या है, इसमें एक सारणी दी हुई है जिसके आधार पर हम मोटापे का निर्धारण कर सकते हैं। और क्या होता है कि इसमें व्यक्ति क्या है कि अपनी लंबाई, अपने उम्र के अनुसार उसका वजन कितना है, कितना ज़्यादा है, कितना होना चाहिए, ये निर्धारण इसके अंतर्गत होता है। आगे देखते हैं कि BMI जो है मोटापे का निर्धारण करते हैं। ये देखिए, और एक चीज़ें हैं। क्या है? वेटलेट इंडेक्स। क्या है? वेटलेट इंडेक्स। ये क्या होता है? वेटलेट इंडेक्स जो होता है इससे भी मोटापे का निर्धारण होता है। और BMI का फार्मूला देखते हैं। BMI का फार्मूला क्या है? BMI का फुल फॉर्म क्या है? BMI का बॉडी मास इंडेक्स। तो BMI का फार्मूला क्या हुआ कि बॉडी वेट किसमें? किलोग्राम में। ठीक है। उसके बाद क्या है? ऊंचाई मीटर में, ये स्क्वायर। तो ये क्या कहलाया? ये इसका फार्मूला है। BMI का फार्मूला देखिए, ये भी पूछ सकता है कि BMI का फुल फॉर्म क्या है? BMI बॉडी मास इंडेक्स। ये BMI हो गया। और इसका फार्मूला क्या है? बॉडी वेट किसमें? किलोग्राम में। यहाँ पर कुछ भी बदल सकता है बॉडी वेट को। और उसके बाद क्या है कि अपान ऊंचाई जो है वह किसमें है? मीटर में स्क्वायर। अब देखिए, जैसे कि कोई व्यक्ति है जिसका वेट, जैसे कि कोई व्यक्ति है ना, उसका वेट कितना है? उसका भार कितना है? उसका भार जो है वह 60 है। कितना है? 60 है। और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई कितनी है? 1.40 मीटर है। अब इसको कैसे निकालेंगे? कितना है बॉडी वेट? ये कितना है? उसका भार 60 है। ऊंचाई कितनी है? 1.40। ये स्क्वायर में है ना, मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पर स्क्वायर में करेंगे तो कितना आएगा? 1.40। तो यहाँ पर ये भी इसको स्क्वायर में करेंगे तो कितना आएगा कि इसमें को पहले यहाँ पर एक बार और इसको लिखेंगे 1.40। तो ये 2 बार हो गया। और इसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 60 बटे ये 1.96 ये आएगा।
जब इसको मीटर में आप कन्वर्ट करेंगे तो ये 60/1 क्या है कि 60/1.96 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 1.96 आएगा। इसको देखिए यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, इसको आपने क्या किया, इसको डबल बार लिखा और इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो इतना आएगा। ठीक है, और इसके बाद इसको जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 30.61 आएगा। कितना आएगा? 30.61 आएगा। तो ये क्या है कि जैसे कि BMI है, इसका बॉडी वेट किस में होगा? किलोग्राम में, और ऊंचाई जो है वो मीटर में होगा। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है उसका भार कितना है? 60 है, ऊंचाई जो है वह कितनी है? 1.40 है। तो इसको ये डबल बार इसको लिखना है क्योंकि मीटर स्क्वायर लिखा है। इसको जब डबल बार लिखेंगे, इसको बदलेंगे मीटर में तो 1.96 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 30.61 आएगा। तो ये क्या हो गया? ये मीटर में इसे निकालने के लिए क्या होता है हमारे पास, ये जब निकालेंगे तो इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है? चार्ट होता है। अब ये चार्ट देखेंगे, एक चार्ट है, उसको बनाते हैं तो ये आप लोगों को और समझ में आएगा कि अगर BMI देखना है तो इसके कुछ स्तर होते हैं। BMI के कितने? BMI के कुछ स्तर होते हैं। अब BMI के कुछ स्तर होते हैं, इसे क्या होता है? इसे कैलकुलेट नहीं करना होता, इसे कैलकुलेट नहीं करना होता है। अब ये स्तर देखेंगे, इसमें कितने होते हैं, कितने स्तर होते हैं? पहला क्या है? अल्प भार है, अल्प भार है। दूसरा क्या है? स्वस्थ भार है, स्वस्थ भार है, स्वस्थ भार है। और तीसरे नंबर पे क्या है? तीसरे नंबर पे है पूर्ण स्थूलता, पूर्ण स्थूलता है। और चौथे नंबर पे है क्या है? स्थूलता फर्स्ट। मतलब मोटापा जो है पूरी तरीके से है, मोटापे का प्रथम स्तर है, पहला चरण है मोटापे का, क्या है? पहला स्तर। और मोटापे का यानी स्थूलता का सेकंड चरण है, स्थूलता का थर्ड चरण है। तो ये हो गया क्या क्या? BMI के कितने स्तर हुए? कुछ स्तर होते हैं, कहीं कहीं 5 दिए होते हैं, कहीं कहीं बुक में 6 देखने को मिलेगा। पहला क्या है? अल्प भार है, दूसरा स्वस्थ भार है, फिर पूर्ण स्थूलता है, स्थूलता का प्रथम चरण है, ये पहला स्तर, स्थूलता का सेकंड स्तर है, स्थूलता का थर्ड स्तर है। अब ये हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, कैसे है। इसमें देखते हैं 18.5 से कम होगा, कितना? यहाँ पर 5 से कम होगा। अगर इससे कम होगा तो व्यक्ति क्या कहलाएगा? अल्प भार कहलाएगा। अब स्वस्थ भार में क्या होगा? स्वस्थ भार में क्या होगा? जिसका BMI क्या होगा कि जिसका BMI कितना होगा? जिसका BMI 18.5 से कितना होगा? इससे कितना होगा कि 24.9, इससे क्या होगा? इसके बीच हो, के बीच हो, और तो क्या कहलाएगा? स्वस्थ भार। मतलब अगर उसका BMI इतने के बीच में है तो व्यक्ति क्या कहलाएगा? अगर उसका BMI इतने के बीच में होगा तो वह स्वस्थ भार के अंतर्गत आएगा। अब पूर्ण स्थूलता में क्या होगा? यानी ओवरवेट, ओवरवेट के अंतर्गत क्या होगा? यहाँ पर लिख लीजिए ओवरवेट। इसके अंतर्गत क्या होगा कि 25 से 29 पॉइंट कितना 9 इसके बीच हो, उसका जिसका BMI इसके 25 से 29.9 के बीच होगा तो वो इसके अंतर्गत पूर्ण स्थूलता के अंतर्गत आएगा। जिसका BMI किसके 30 से 34.9
9 के बीच होगा तो वो स्थूलता का प्रथम चरण होगा। अब स्थूलता का सेकंड चरण क्या होगा? स्थूलता का सेकंड चरण होगा क्या? 35 से 39.9 के बीच होगा तो स्थूलता का सेकंड चरण होगा। अब स्थूलता का थर्ड चरण क्या होगा? तीसरा स्तर कि 40 से ज़्यादा होगा, से ज़्यादा होगा तो वह इसके अंतर्गत आएगा। इसमें ये जो है ये बनी हुई चार्ट इस तरीके से मिलती है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं, इसको इसी तरीके से समझना होता है, ठीक है। और ये चार्ट जो है रेडीमेड होता है और इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। क्या अल्प भार का इतना होगा, स्वस्थ भार का ये इसके बीच होगा 18 से 24 के बीच, और पूर्ण स्थूलता का क्या होगा? 25 से 29.9 होगा। उसके बाद स्थूलता फर्स्ट का क्या होगा? 30 से 34.9 होगा। स्थूलता सेकेंड का क्या होगा? 35 से 39.9 होगा। और स्थूलता थर्ड का यानी मोटापे का जो तीसरा चरण है इसमें क्या होगा? 40 से ज़्यादा होगा। और भी क्या होते हैं इसके कई तरीके हैं, और भी कई तरीके हैं जिससे क्या होगा, जिससे यह निकाला जा सकता है कि व्यक्ति मोटा है या, और भी कई तरीके हैं जिससे यह निकाल सकते हैं कि व्यक्ति जो है मोटा है या दुबला है। इसके पहले जो है जो आंसर आया था, क्या आया था? इसके पहले 30.61। तो अगर ये पूछा जाए कि 30.61 ये अगर किसी का आया है तो वह किस में आएगा? अगर ये पूछा जाए जो हमने अभी को सॉल्व किया कि जैसे किसी व्यक्ति का वेट जो है 60 है और कितना 1.40 उसकी ऊंचाई है, तो उसका आंसर क्या आया था? उसका आंसर आया था 30.61 आएगा ना, यही आया था। तो अगर ये है किसी व्यक्ति का ये मतलब निकला तो वह किसके अंतर्गत आएगा? वह किसके अंतर्गत आएगा? देखिए ये इसके अंतर्गत आएगा, यानी वह पूर्ण स्थूलता जो है उसका प्रथम स्तर के अंतर्गत आएगा, यानी वह उसका वेट इतना हो रहा है और वह पूर्ण स्थूलता के प्रथम स्तर के अंतर्गत आता है। और क्या इतना हम लोगों ने देखा, ये क्या है? BMI का ये चार्ट है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है। लेकिन और क्या करते हैं, और भी कई तरीके होते हैं कि जिससे ये निकाला जा सकता है कि व्यक्ति मोटा है या दुबला है, और भी कई तरीके होते हैं। तो ये पहला हो गया। सेकंड वाला देखते हैं, ये क्या है? दूसरा क्या है? कमर निर्धारक, कमर परिधि निर्धारक। क्या है? कमर परिधि निर्धारक। अब ये क्या है? कमर परिधि निर्धारक, इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कि क्या बोलेंगे इसे? इसे वेस्ट सरकमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्ट सरकमफ्रेंस, वेस्ट सरकमफ्रेंस। तो ये क्या कहलाया? कमर परिधि निर्धारक। ये क्या होता है? इससे भी हम क्या करेंगे? इससे भी हम ये समझेंगे कि व्यक्ति दुबला है या मोटा है। वेस्ट सरकमफ्रेंस ये क्या होता है? इसमें कमर की परिधि का नाप इंची टेप से लिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें कमर की परिधि का नाप फीते से या इंची टेप से लिया जाता है। उसी के आधार पर यह निर्धारण होता है कि व्यक्ति मोटा है या दुबला है। कमर की परिधि का नाप किससे लिया जाएगा? इंची टेप से लिया जाता है। उसके हिसाब से व्यक्ति के व्यक्ति के मोटापे का पता लगाया जाता है। तो
इसमें क्या करते हैं, इसमें फीते का यूज़ करते हैं या इंची टेप का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कमर उसके कमर की परिधि का नाप लिया जाएगा, जिससे पता लगाया जाएगा कि व्यक्ति मोटा है या दुबला है। जैसे कमर उसकी 32 है, 34 है, 38 है, मतलब किस हिसाब से है, तो उसी के आधार पर ये निर्धारण करेंगे। अब ये तीसरे नंबर पर देखते हैं बॉडी वेट। तीसरा क्या है, पहला क्या था, पहला BMI था, बॉडी मास इंडेक्स। दूसरा क्या है, कमर परिधि निर्धारक। तीसरा क्या होता है कि तीसरा बॉडी वेट। ये बॉडी वेट क्या होता है, इसमें यह देखा जाता है कि जो सामान्य भार है उसके कितना अधिक कहलाने पर मोटा कहलाएगा। मतलब इसमें ये देखा जाएगा कि जो सामान्य भार है व्यक्ति उससे कितना अधिक मोटा हुआ है कि मोटा कहलाएगा। इसमें यह देखा जाता है कि जो सामान्य भार है उससे क्या है, उसके कितना अधिक कहलाने पर मोटा, उससे कितना अधिक भार बढ़ने पर मोटा कहलाएगा। अर्थात आपका जो आपका वेट है, जो सामान्य भार है, उससे आपका कितना वेट बढ़ा हुआ है। तो इसमें भी क्या है, ये 4 हैं, इसमें भी ये क्या है, इसके भी 4, मतलब ये भी चार्ट के थ्रू दर्शाया जाता है। कैसे देखिए, एक पहला क्या हो गया, मृदु हो गया, इसको क्या बोलेंगे, माइल्ड बोलते हैं। दूसरा क्या है, परिमित हो गया, इसको मॉडरेट बोलते हैं। तीसरा क्या हो गया कि सीवियर यानी तीव्र हो गया, इसको क्या बोलेंगे, सीवियर बोलेंगे। और चौथा क्या हो गया, अति तीव्र, इसे क्या बोलेंगे, वेरी सीवियर। तो ये 4 हैं, ये भी क्या कि चार्ट के द्वारा ये भी दर्शाया जाता है। अब आगे देखते हैं, ये माइल्ड में इसमें क्या होता है, अगर सामान्य भार से 25% ज़्यादा है, अगर जो वेट है आयु के अनुसार और हमारी लंबाई के अनुसार जो वजन है उससे 25% भार बढ़ा हुआ है, सामान्य भार से कितना 25% ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है, तो क्या है कि वह माइल्ड में है। ठीक है, कितना 25% ज़्यादा है। और अगर इसको मॉडरेट में क्या होगा, कितने परसेंट ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है। जो सामान्य भार है उससे कितना 50% ज़्यादा होगा तो वो मॉडरेट के अंतर्गत आएगा। और तीव्र में यानी सीवियर में ये 75% ज़्यादा है। शरीर के आयु और किसके अनुसार, आयु और लंबाई के अनुसार अगर कितना 75% ज़्यादा है तो वो किसके अंतर्गत आएगा, तो वह किसके अंतर्गत, सीवियर के अंतर्गत आएगा। और अति तीव्र में कितना ज़्यादा है, 100% ज़्यादा है। कितना, 100% ज़्यादा है, तो वो अति तीव्र यानी वेरी सीवियर के अंतर्गत आएगा। तो ये क्या हो गया, ये बॉडी वेट क्या हो गया कि इसमें यह देखा जाएगा कि सामान्य भार जो है उसमें उससे कितना बढ़ा हुआ है। और हमने कमर परिधि निर्धारक में क्या देखा था कि कमर की परिधि का नाप इंची टेप या फीता से लिया जाता है, जिसके आधार पर यह निर्धारण किया जाता है कि व्यक्ति मोटा है या दुबला है। ये तीसरे नंबर पे हो गया। अब चौथा देखते हैं, शारीरिक वसा का मापन। शारीरिक वसा का मापन।
शारीरिक वसा का मापन, ये क्या होता है? मतलब मेजरमेंट ऑफ बॉडी फैट, इसको भी लिख लीजिए, शारीरिक वसा का मापन, यानी मेजरमेंट ऑफ बॉडी फैट। इसमें क्या होता है? इसमें जो है, इसमें मापने के लिए कैलिपर्स का यूज़ किया जाता है। क्या? इसमें मापने के लिए किसका यूज़ करते हैं? इसमें मापने के लिए किसका यूज़ करेंगे? कैलिपर्स का यूज़ करते हैं। के लिए कैलिपर्स का यूज़ किया जाता है। इसमें मापने के लिए कैलिपर्स का यूज़ किया जाता है। इसमें जो होता है स्किन फोल्ड को मापा जाता है। जैसे ये स्किन है, ये यहाँ पर इस तरीके से दबा के देखा जाता है, इस तरीके से कि वह कितना है, इसके आधार पर ये वेट मोटापे का मापन किया जाता है। तो इसमें मापने के लिए कैलिपर्स का यूज़ किया जाता है। और क्या? इसमें स्किन फोल्ड को मापा जाता है। इसमें स्किन फोल्ड को मापा जाता है। ये भी क्या होता है? बॉडी फैट को मेज़र करने का एक तरीका है। ये भी बॉडी फैट को मेज़र करने का तरीका है। इसमें क्या होता है? अप्रत्यक्ष तौर पर मोटापे का आकलन किया जाता है। ये शारीरिक वसा का मापन क्या हो गया? मेजरमेंट ऑफ बॉडी फैट। इसमें मापने के लिए कैलिपर्स का यूज़ करते हैं और इसमें स्किन फोल्ड को मापा जाता है। ये भी जो है बॉडी फैट को मेज़र करने का एक तरीका होता है। और ये अप्रत्यक्ष तौर पर मोटापे का आकलन इसके द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा अप्रत्यक्ष तौर पर मोटापे का आकलन किया जाता है। इसमें हम आपको फिगर दिखा देंगे। और ये क्या हो गया? शारीरिक वसा का मापन। अब ये 5वें नंबर पे देखते हैं, ये क्या हो गया? इसमें ये हो गया, लेकिन इसमें देखिए कुछ और बचा हुआ है। इसके कई प्रकार होते हैं। इसके क्या हैं? कई प्रकार होते हैं। कौन कौन से? हरपिंडर कैलिपर, और दूसरा क्या है? लानगो कैलिपर। और तीसरे नंबर पे क्या है? USAMRNL। ये हो गया। तो ये क्या है? इसके 3 प्रकार होते हैं। अब देखते हैं कमर कूल्हा परिधि अनुपात। ये चौथे नंबर पे हो गया। 5वें नंबर पे देखते हैं कमर कूल्हा परिधि अनुपात। कमर कूल्हा परिधि अनुपात। इसमें क्या होता है? कमर कूल्हा परिधि अनुपात में इस अनुपात के माध्यम से व्यक्ति में वसा का जो जमाव होता है उसको मापा जाता है। इस अनुपात के इसमें क्या होता है? इसमें जो है अनुपात के माध्यम से वसा के जमाव को मापते हैं। इसमें क्या करेंगे? कमर कूल्हा परिधि अनुपात में इसमें अनुपात के माध्यम से व्यक्ति के वसा के जमाव को मापते हैं।
ठीक है। अब इसका सूत्र क्या होता है, इसका फार्मूला कमर क्या है, कमर की परिधि, कमर की परिधि बटे क्या, कूल्हे की परिधि, कूल्हे की परिधि और बराबर 0.7। तो ये कमर की परिधि बटे कूल्हे की परिधि बराबर 0.7। ये क्या है, कमर कूल्हा परिधि अनुपात। इसमें अनुपात के माध्यम से क्या है, वसा के जमाव को मापते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी फार्मूला है। इसको भी, ये सब चीज़ें क्या है, ये सबको फार्मूला ज़्यादातर पूछने को आता है, लेकिन जो है एग्ज़ाम में आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, BMI है। अब आगे क्या देखते हैं, भार एवं ऊंचाई मापन। भार एवं ऊंचाई मापन। भार एवं ऊंचाई मापन, इसमें क्या होता है, इसमें शरीर के भार एवं ऊंचाई को मापा जाता है। इसमें शरीर के भार एवं ऊंचाई को मापा जाता है। तो ये क्या है, भार एवं ऊंचाई मापन। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ब्रोका सारणी। क्या देखते हैं, ब्रोका सारणी। इसका भी क्या होता है, फार्मूला होता है। ये भी जो है, ये भी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है कि ब्रोका सारणी, देखिए ये थोड़ा इजी है। ब्रोका सारणी, उसमें क्या है, जब आपको मीटर में निकालना आएगा तो ही आप कर पाएंगे, किसमें, BMI में। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये थोड़ा इजी है। ब्रोका सारणी क्या होता है कि इसका भी क्या होता है, इसमें भी फार्मूला है। इसका फार्मूला होता है ऊंचाई, ऊंचाई किसमें, सेंटीमीटर में और -100। तो इसमें इतना छोटा सा फार्मूला है, क्या है, ऊंचाई सेंटीमीटर में और -100, और जो मिलेगा वही क्या कहलाएगा, आदर्श भार कहलाएगा। ये आदर्श भार। तो ब्रोका सारणी में इसका फार्मूला क्या है, ऊंचाई सेंटीमीटर में -100, और क्या है, जो प्राप्त होगा वही क्या होगा, आदर्श भार होगा। अब एक दो एग्जाम्पल लेके समझते हैं। क्या होता है कि जैसे इसमें क्या हो गया कि ऊंचाई सेंटीमीटर में कितना है, ऊंचाई, कोई भी व्यक्ति है उसका, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 150 सेंटीमीटर है। कोई व्यक्ति है जिसकी ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो आदर्श भार कितना निकलेगा, 50 होगा। कितना, जो यही क्या है, आदर्श वजन आएगा। आदर्श वजन कितना आया, 50 आया। और अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है, उसमें से -100 कर दीजिए तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो आदर्श भार कितना हुआ, 20 हुआ। और अगर कोई व्यक्ति है उसका 140 है, उसका 140 ऊंचाई है सेंटीमीटर, और यहाँ पर उसमें से 100 माइनस कर देंगे तो 40 आएगा। तो ये क्या हो गया, ब्रोका सारणी हो गई। ब्रोका सारणी में ये बहुत इजी है, ये BMI की तरह नहीं है। BMI में अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करने को आएगा तो ही आप कर पाएंगे, लेकिन ये इजी है कि आपकी लंबाई जो है, वो ऊंचाई जो है वो सेंटीमीटर में है, और -100 उसमें से आप -100 को कर दीजिए, और जो भी बचेगा, जो भी आपको प्राप्त होगा वही क्या कहलाएगा, आदर्श भार कहलाएगा। अब हम लोग देखते हैं पांडरेल सारणी। क्या देखते हैं, ये ब्रोका सारणी हो गई। क्या देखेंगे, पांडरेल सारणी। ये पांडरेल सारणी क्या होती है, रेल सारणी। इसका भी फार्मूला है। क्या फार्मूला है, पांडरेल सारणी यानी पांडरेल इंडेक्स, तो यानी PI, पांडरेल इंडेक्स मतलब PI। इसका भी क्या है फार्मूला, ऊंचाई सेंटीमीटर में, फिर उसके बाद अपान
फिर यहाँ पर क्या है, भार ग्राम में, ऊंचाई सेंटीमीटर में, भार जो है वो ग्राम में है। तो पांड्रेल इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिए कि PI जो है ये क्या है, किसी व्यक्ति की शारीरिक संरचना का आकलन करने का क्या है कि आकलन करने का एक तरीका है। यह किसी व्यक्ति के वजन और लंबाई के अनुपात के रूप में निकाला जाता है। अनुपात के रूप में निकाला जाता है। पांड्रेल इंडेक्स का इस्तेमाल, देखिए पांड्रेल इंडेक्स का इस्तेमाल किसके लिए किया जा रहा है कि भार के लिए जानने के लिए किया जा रहा है, लेकिन और किस के लिए किया जाता है, पांड्रेल इंडेक्स का इस्तेमाल भ्रूण के कुपोषण के, किसका, जो भ्रूण होते हैं, भ्रूण के कुपोषण के डिग्री का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। पता लगाने के लिए भी किया जाता है। तो ये क्या हो गया, पांड्रेल सारणी हो गई। पांड्रेल सारणी जो होती है इसका फार्मूला ये है, और भार एवं ऊंचाई मापन इसमें क्या होता है, शरीर के भार एवं ऊंचाई को मापा जाता है। ब्रोका सारणी में हमने क्या देखा, ब्रोका सारणी जो इसमें ऊंचाई होगी वह सेंटीमीटर में होगी, और माइनस उसमें से क्या कर दिया जाएगा, 100 कर दिया जाएगा, और जब उसमें से माइनस आप 100 कर देंगे तो आपको क्या, एक आदर्श भार मिल जाएगा। तो जैसे कि हमने कई एग्जाम्पल देखे कि अगर ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई जो है वह 140 है, ऊंचाई 140 है और उसमें से माइनस कर दिया तो 40 जो प्राप्त हुआ वो क्या कहलाया, आदर्श भार कहलाया। तो हमने BMI के बारे में देखा, और किसके बारे में देखा, भार एवं ऊंचाई मापन, और कमर परिधि अनुपात के बारे में देखा, क्या, कमर परिधि निर्धारक के बारे में देखा, शारीरिक वसा का मापन देखा। तो हमने काफ़ी चीज़ें देखी। ये इतना हो गया। अब हम इसके क्या देखेंगे, ये मोटापा के कारण क्या है, इसकी मतलब क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये दिक्कत आती है। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग कल मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट डे मतलब इसी के बारे में और भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया जाएगा, और भी थोड़ा बचा हुआ है इसके बारे में पढ़ेंगे, और इसके लिए आप लोगों से कल मुलाकात होगी। थैंक यू।